हिंदुस्तान की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम है जिन्हें कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर जाना जाता है और अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क से लेकर संसद तक वो मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से ओवैसी ने खुलकर आतंकियों को जड़ मूल से उखाड़ने की बात कही, उसने पूरे देश का ध्यान ओवैसी की तरफ ला दिया। और इसके बाद आपने देखा होगा किस तरह पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं और आतंक और पाकिस्तान का जमकर विरोध कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरकार ने जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर, तो उसमें ओवैसी को नहीं बुलाया गया था, जिसका विरोध ओवैसी की तरफ से किया गया। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि सिर्फ उन पार्टियों को बुलाया गया है जिनके कम से कम 5 सांसद हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी में वो खुद ही एकमात्र सांसद हैं। उनके बाद फिर उनकी तरफ से मांग की गई कि यदि किसी पार्टी का एक सांसद भी हो तो वो भी देश की जनता ने चुनकर भेजा है, इसलिए उनको भी बुलाया जाए। और इसके विरोध के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन कर उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग में बुलावा दिया था। ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी उसमें भी ओवैसी ने जमकर आतंकियों का और आतंक परस्त पाकिस्तान का विरोध किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले बयान देकर देश में ओवैसी कट्टर राष्ट्रभक्त बनकर उभरे हैं। जाहिर है कि उनकी लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब तक देश का विपक्ष उन्हें वोट कटवा या वोट कटर के रूप में बीजेपी की बी टीम का हिस्सा मानता था। अगर वह इंडिया गुट के साथ जाते हैं तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करेंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव में ओवैसी किस तरह जाते हैं, जैसे कि चर्चा चल रही है कि वो महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, तो इसमें बिहार की सियासत में एनडीए पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा, आज चर्चा इस पर भी होगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अपने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन के साथ गठबंधन करती है तो बिहार की सियासत में इसका असर क्या होगा। दरअसल अभी तक ओवैसी एनडीए और इंडिया गुट की पार्टियों से एक समान दूरी बनाकर रखते आए हैं। एनडीए विरोधी पार्टियां AIMIM को हमेशा वोट कटवा के रूप में ही देखती रही हैं। हालांकि ये आरोप काफी हद तक सही भी रहा है। AIMIM के चलते एनडीए के आगे विपक्ष कमजोर होता रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि ओवैसी की पार्टी के चलते विपक्ष को कई सीटों से हाथ धोना पड़ा है, पर विपक्ष खुद भी AIMIM से निश्चित दूरी बनाकर रहना चाहता भी है। उसे पता है कि AIMIM को अगर अपने साथ लाए तो मुसलमानों के उनके कोर वोट पर डाका पड़ जाएगा। पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी ने इंडिया गुट के अन्य दलों के मुकाबले खुद को जिम्मेदार राष्ट्रभक्त के रूप में पेश किया, उससे उनकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हुई है। बिहार के सीमांचल एरिया में AIMIM का एक प्रभाव जबरदस्त माना जाता है। मुस्लिम बहुल इस एरिया में कांग्रेस की भी अच्छी खासी पकड़ है। आइए देखते हैं कि AIMIM के बनाए रुख और बिहार में पार्टी की नई रणनीति से एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन को कितनी नफा नुकसान होने की संभावनाएं है। पहले बात करते हैं AIMIM क्यों और कैसे महागठबंधन की ताकत बन सकती है। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव में AIMIM इंडी अलायंस के साथ गठबंधन करने में इंटरेस्ट रख रही है। ओवैसी मानते हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। अब वो चाहते हैं कि महागठबंधन AIMIM को साथ लेकर चले और इसके लिए पार्टी कुछ कम सीटों पर चुनाव भी लड़ने को तैयार हो सकती है। अब AIMIM ने शुरू से ही बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजनाएं बनाई थी, पर अब पार्टी की ओर से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर महागठबंधन के साथ गठबंधन होता है तो पार्टी कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अब ओवैसी की पार्टी का मुख्य प्रभाव सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, औरैया जैसे इलाके में है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने इस क्षेत्र में 5 सीटें जिसमें अमौर, कोचाधामन,
जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज जीती थी, जो पार्टी की ताकत को साफ दर्शाती हैं। बिहार चुनाव में अगर ओवैसी महागठबंधन में जा सकते हैं तो अभी महज ऐसी अटकलें ही लगाई जा रही हैं और संभावनाओं के आधार पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी दोनों ही तरफ से कुछ साफ नहीं हो पाया है। जाहिर है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिलहाल प्राइमरी स्टेज पर ही, क्योंकि यदि ओवैसी को लेकर महागठबंधन में कुछ बिल्डअप भी होता है तो महागठबंधन के दलों की ओवैसी को लेकर उदासीनता ऐसी नहीं होती। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर सतर्क हैं और वह कभी नहीं चाहेंगे कि ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस और वाम दल एआईएमआईएम को अतीत में बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा कहकर उसे बदनाम करते रहे हैं। लेकिन फिर भी ओवैसी के संभावित नफा नुकसान को तराजू में तोलकर इंडी अलायंस के घटक दल फैसला लेंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में पहले जैसे सिद्धांतों वाली राजनीति तो अब रही नहीं है। पहले विरोध कर रहे थे और अब कैसे साथ हो जाएं? अब तो लड़ाई खुलकर कुर्सी की है। तरीका चाहे कुछ भी हो, बस कुर्सी को कब्जा करना है। सत्ता के लिए जोड़ तोड़, उठापटक, पाला बदलना, ये तो अब सियासत में आम हो चला है। तो अब वैचारिक तकरार को भी साथ आने के लिए दरकिनार किया जा सकता है। और फिर ओवैसी तो एक ऐसा नेता है जो खुलकर बीजेपी का खिलाफत करते आए हैं, और ऐसे में उन्हें साथ लेने से महागठबंधन के किसी भी दल को क्या दिक्कत हो सकती है। वैसे भी यदि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो जिस तरह से 2020 में ओवैसी की पार्टी के चलते आरजेडी को नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए पार्टी इस बार जरूर सोचेगी और सोचना भी चाहिए, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम वोट अगर इस बार भी बटे तो महागठबंधन एक बार फिर सत्ता से दूर रह जाएगा। और मुझे या फिर हमें नहीं लगता है कि महागठबंधन में कोई भी ऐसा चाहेगा। हाँ, एक समस्या जरूर है कि महागठबंधन में एआईएमआईएम के आने से सीट बंटवारा मुश्किल हो जाएगा। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल सभी मुसलमानों को अपना कोर वोटर मानते हैं। एआईएमआईएम के शामिल होने से महागठबंधन को मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में मदद तो मिलेगी, पर कांग्रेस, आरजेडी सहित घटक दलों के हाथ से हमेशा के लिए उनका मुस्लिम वोट बैंक बिहार से छिटकने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग लड़ने से यदि नुकसान सबका है तो साथ लड़ने से फायदा भी सबका होगा। और स्वाभाविक है कि जो फायदा ओवैसी की पार्टी को भी होगा, ओवैसी को गठबंधन में एक फायदा और भी होगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिससे पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। वर्तमान में उख्तरुल ईमान एआईएम के एकमात्र विधायक हैं और यही कारण है कि पार्टी चाहती है कि गठबंधन में आने के बाद कम से कम विधायकों के पार्टी छोड़ने की नौबत तो नहीं आएगी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के साथ तीसरा मोर्चा बनाया था। तब एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीतकर सनसनी फैला दी थी। पार्टी को इन 20 सीटों पर 14.28% वोट मिले थे, तो बीएसपी 78 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 1 सीट ही जीत पाई थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 99 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद अपना खाता खोलने में विफल रही थी। हालांकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं, तो ये मुद्दा भी अलग है कि इस बार यदि ओवैसी महागठबंधन के साथ नहीं जाते हैं तो फिर वो तीसरा मोर्चा बनाने के लिए किसको और किस पार्टी के साथ अपना तीसरा मोर्चा बनाएंगे। खैर, ये मुद्दा भी अलग है। और जो ये तीसरा मोर्चा बना था और जिस तरह से 20 सीटों पर लड़कर ओवैसी 5 सीटें जीतकर आए थे, उससे आरजेडी को नुकसान हुआ था। यदि आरजेडी को भी छोड़ दे तो कम से कम महागठबंधन 2020 में चुनाव जो लड़ा था एक साथ मिलकर, वो जो पार्टियां चुनाव लड़ी थी उनको तो ये नुकसान हुआ ही था, क्योंकि यदि वो 5 सीट आरजेडी को नहीं मिलती तो कम से कम
कम गठबंधन में से कोई तो जीतता ही। लेकिन चुनाव के बाद जो चुनाव से पहले आरजेडी को नुकसान हुआ था, चुनाव के बाद आरजेडी का नुकसान उसके फायदे में बदल गया था, जब ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी के पाले में आ गए थे। इस बार ओवैसी की पार्टी ने पहले अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन शायद अब उनका मन बदल रहा है। ओवैसी यदि महागठबंधन के साथ जाते हैं तो एनडीए पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एआईएमआईएम का साथ मिलने से महागठबंधन को सीमांचल में मुस्लिम सीटों का या फिर मुस्लिम वोटों का नुकसान तो रहेगा ही, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए को भी उसका नुकसान होना लगभग तय है। 2020 में एआईएमआईएम की वजह से आरजेडी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो जाती है, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, तो ये एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि सीमांचल की 24 में से 30 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। वैसे ओवैसी फैक्टर को अगर छोड़ भी दे तो इस बार एक नया जो वक्फ कानून के चलते बिहार चुनाव में एनडीए के घटक दलों को मुसलमानों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, जिसका पॉलिटिकल माइलेज महागठबंधन को मिलना तय है। महागठबंधन में शामिल होने के लिए एआईएमआईएम 50+ सीटों की मांग कर सकती है, जो आरजेडी और कांग्रेस के लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ही सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में रार होती रही है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले 2020 का विधानसभा चुनाव रहा हो, तो इस बार भी यह दिक्कत सामने आएगी और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि क्या पता ये एआईएमआईएम की खुद की रणनीति भी हो कि सम्मानजनक सीट ना मिलने का आरोप लगाकर अगर आम चुनाव से पहले महागठबंधन से एआईएमआईएम अलग होती है तो कांग्रेस और आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसी स्थिति में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण एआईएमआईएम विक्टिम कार्ड खेलकर अपने पक्ष में कर सकती है। खैर, अभी कौन किसके साथ जाता है और कौन किसका साथ छोड़ता है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त शेष है। तब तक संभावनाएं और अटकलों के साथ कयासों का मजा लीजिए। खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ टाइम। धन्यवाद।